डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश ठीक से बोलना नहीं आता या फिर आप इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये नहीं जानते, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा दूसरी चीज़ चाहिए वर्ब, और उसके बाद में हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की। इंग्लिश का हर सेंटेंस इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इन तीनों के अलग अलग मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि एक्शन। वर्ब किसी भी सेंटेंस में होने वाले काम को दर्शाती है। आपको इंग्लिश में जिस सेंटेंस को बनाना है उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं, जैसे कि खाना, सोना, उठना, भागना या फिर हंसना। इसके बाद में दूसरी चीज़ होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। इससे हमारा मतलब यह है कि इंग्लिश के सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब को जो व्यक्ति कर रहा है, यानी कि वो पर्सन जो उस वर्ब को परफॉर्म करता है, उस पर्सन को सब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरी चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वैसे हिंदी में मतलब बनता है वस्तु, लेकिन सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट है जो किसी वर्ब को कर रहा है तो वो वर्ब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस वस्तु के ऊपर की जा रही है उसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर सेंटेंस में एक वर्ब होगी, उस वर्ब को जो व्यक्ति करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब जिस वस्तु के ऊपर की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली आपको हर सेंटेंस में इन 3 चीज़ों का प्रयोग करना है और इनको हमेशा इसी क्रम में लिखा जाता है। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद वर्ब लिखी जाती है और उसके बाद उस वर्ब को करने वाले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांटना सीख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है हम टीवी देख रहे हैं। आपको इसे इंग्लिश में लिखना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, और यहाँ पर वर्ब परफॉर्म की जा रही है देखना, और ऑब्जेक्ट है टीवी। इसी प्रकार राम बाजार जाता है, इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, वर्ब को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट है राम और ऑब्जेक्ट है बाजार। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ट्रेन, वर्ब है निकलना और ऑब्जेक्ट है स्टेशन। क्योंकि निकलने का काम सब्जेक्ट कर रहा है ट्रेन और निकलने का काम जिससे किया जा रहा है स्टेशन, वो हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अध्यापक, जो काम कर रहा है, जो काम किया जा रहा है वो है पढ़ाना, यानी कि वर्ब, और इंग्लिश इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखा जा सकता है। सेंटेंस है हम टीवी देख रहे हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद में लिखी जाएगी वर्ब। टीवी देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट टीवी। यानी कि अगर आपने सेंटेंस में बस इतना काम भी कर दिया, पहले वी, फिर वर्ब वॉच और फिर ऑब्जेक्ट टीवी, तो ये इंग्लिश का सेंटेंस कहा जा सकता है वी वॉच टीवी। इसी तरीके से राम बाजार जाता है, इसे इंग्लिश में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद में वर्ब गो, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट मार्केट। इस सेंटेंस में कुछ और करेक्शन की ज़रूरत है जो हम बाद में अभी सीख लेंगे। फ़िलहाल जनरली ये कहा जा सकता है कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब गो और फिर ऑब्जेक्ट मार्केट लिख देने से सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, पहले सब्जेक्ट ट्रेन, फिर निकल जाने को इंग्लिश में कहते हैं लीव, और ऑब्जेक्ट हो गया स्टेशन, ट्रेन लीव स्टेशन। इसी तरीके से अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है, पहले सब्जेक्ट टीचर, फिर वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो पहले टीचर लिखा जाए, फिर टीच लिखा जाए, फिर इंग्लिश लिखा जाए, तो ये इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मेट हो गया। अब हम
इस आधार पे इंग्लिश का प्रॉपर सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब है भविष्यकाल। इसके बाद हम हर एक टेंस को और 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस को और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के लिए सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के इन चारों पार्ट्स के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस लिए मैं दूसरा वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये सीखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हर वो सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ती है या फिर ते हैं सुनाई दे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है। जैसे कि राम बाज़ार जाता है, माँ खाना पकाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो आप इसे इसकी निशानी के तौर पर याद रख सकते हैं, ता है, ती है या फिर ते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा हम उन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं जिन सेंटेंसेस में हमारे डेली रूटीन के बारे में बताया जाता है, यानी वो वाक्य जो हमारी दिनचर्या के बारे में बताते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं अगर किसी को अपना डेली रूटीन बताऊं तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, मैं 2 घंटे टीवी देखता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, मैं रात को देर से सोता हूँ वगैरह। इसी प्रकार अगर हम किसी को अपने हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, यानी कि आदतन किए जाने वाले काम, तो उस सेंटेंस को भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के जरिए इंग्लिश में बनाया जाता है। जैसे कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, या फिर मेरा छोटा भाई बहुत चिल्लाता है, मैं सच बोलता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंसेस। और नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शन। हर वो सेंटेंस जिसमें हम रिपीटेड एक्शन के बारे में बताते हैं, यानी कि ऐसे कार्य जो अक्सर रिपीट मोड पे किए जाते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, वह शाम को मेरे घर पर आता है, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। इस प्रकार आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि आप नोटिस कीजिए हर सेंटेंस के पीछे की ओर ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, और बताने में ये डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन को बता रहे हैं। इसके अलावा एक और ऐसा वाक्य होता है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के जरिए बनाया जाता है, और वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है सनातन सत्य, यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी ऐसे फैक्ट के बारे में बताया जाता है जो पूरी दुनिया में हर जगह सत्य माना जाता है। जैसे कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, या फिर 2 और 2 4 होते हैं, या फिर लकड़ी पानी पर तैरती है। ये सभी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमेशा सत्य होते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इस टेंस के एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस या फिर सकारात्मक वाक्य जिनमें किसी कार्य का होना बताया जाता है, उन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें, जैसे हमने डिस्कस किया था, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया। एक्चुअली हम वर्ब को ही मेन वर्ब भी कह सकते हैं, और हर एक मेन वर्ब के इंग्लिश में 3 रूप होते हैं, यानी कि 3 फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में
ऑब्जेक्ट। बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी टेंस का क्यों ना हो, इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसके आगे लिखी गई मेन वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब को भी प्लूरल बनाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप मेन वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, और मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके आगे एस या फिर ईएस जोड़ दिया जाता है। और अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप मेन वर्ब को भी प्लूरल बनाएंगे, और किसी भी वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसके आगे एस ईएस नहीं जोड़ा जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम उसके आगे मेन वर्ब में एस या फिर ईएस जोड़ देंगे, और अगर सेंटेंस है तो हम उसके आगे मेन वर्ब में एस या फिर ईएस को नहीं जोड़ेंगे। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही या फिर शी या फिर इट या कोई सिंगुलर नेम है, ठीक है, सिंगुलर नेम जैसे किसी एक सिंगल पर्सन का नेम, जैसे कि सपोज राम या श्याम या फिर मोहन, तो हम उसके आगे वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम, ये सब सिंगुलर है, तो हम इनके आगे वर्ब में भी एस या ईएस जोड़ देते हैं। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि वी यानी कि हम, या फिर दे यानी कि वे, तो या फिर इसके अलावा कोई प्लूरल नेम भी हो सकता है, जैसे कि रमेश एंड आकाश, तो यहाँ पे दो नाम साथ में आ गए सेंटेंस में, रमेश और आकाश। तो अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं प्लूरल तो हम इसके आगे वर्ब में एस ईएस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है और हमें वर्ब को भी प्लूरल बनाना है। अब हम बात करते हैं एक और सब्जेक्ट यू की। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यू का यूज़ हुआ है तो भी इसके आगे वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जा सकता। देखिए, यू का मतलब होता है तुम, और यू एक सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि हम किसी एक पर्सन के लिए भी यू का यूज़ कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो भी उन्हें इंग्लिश में यू ही कहा जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को भी यू और एक से ज़्यादा लोगों को भी यू ही कहा जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें ये मालूम नहीं होगा कि सेंटेंस में यू एक सिंगुलर पर्सन है या एक से ज़्यादा प्लूरल पर्सन, तो इस हिसाब से हम पहले से ही ऑन द सेफ साइड यू के आगे वर्ब में एस ईएस नहीं लगाएंगे, यू का ट्रीटमेंट प्लूरल की तरह किया जाएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है आई। आई का मतलब होता है मैं। कहने को मैं बिल्कुल सिंगुलर है, ठीक है, मैं का मतलब मैं केवल एक पर्सन, लेकिन इंग्लिश का कन्वेंशन ये कहता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो भी उसके आगे वर्ब में एस ईएस नहीं लगाया जाता, यानी कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट आप खुद हैं आई, तो उसके आगे हम वर्ब में एस ईएस नहीं लगाएंगे। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी, दे या कोई प्लूरल नेम जैसे कि राम एंड श्याम, रमेश एंड आकाश, सीता एंड गीता, उनके आगे वर्ब में एस ईएस नहीं लगाना है, और आई और यू के आगे भी वर्ब में एस ईएस नहीं लगाना। बाकी सभी सिंगुलर के साथ आप वर्ब में एस या फिर ईएस लगाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी वर्ब के आगे एस लगाया जाता है और कौन सी वर्ब के आगे ई एस लगाया जाता है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर किसी भी वर्ब की स्पेलिंग में पीछे की ओर डबल एस या फिर ओ या फिर एक्स या सी एच या एस एच आए तो हम उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके आगे ई एस जोड़ते हैं। जैसे कि मिस होगा तो मिसेज, गो होगा तो गोज, मिक्सेज, वॉचेज और वॉशेज, इन सब में डबल एस, ओ, एक्स, सी एच या एस एच आया है, इसलिए इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनके आगे ई एस जोड़ा गया है। और अगर किसी वर्ब में लास्ट में वाई आता हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब इंग्लिश के व्यंजन, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता हो तो हम लास्ट वाले वाई को हटाकर उसकी जगह पर आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे कि फ्लाई में वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन एल है, तो हम फ्लाई के वाई को हटाकर एफ एल आई ई एस कर देंगे। इसी प्रकार रिप्लाई में वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया जाएगा।
और अगर लास्ट में y है और y से पहले एक वोवेल लिखा हुआ है, वोवेल का मतलब हो गया स्वर A-E-I-O-U, जैसे कि पे, P-A-Y, तो हम y को हटा के आगे सीधा s जोड़ देंगे, यानी कि पे में लास्ट में y आ रहा है और y से पहले एक वोवेल a लगा हुआ है, इसलिए पे के आगे s लग जाएगा। इसी प्रकार एन्जॉय, एन्जॉय में भी y से पहले एक वोवेल o है, तो इसके आगे सिर्फ s जुड़ जाएगा। चलिए अब इस आधार पर कुछ सेंटेंस की इंग्लिश बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, माँ खाना पकाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तुम खिड़की बंद करते हो। इन सेंटेंसेस में देखिए, पहला सेंटेंस है माँ खाना पकाती है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मदर, कुक वर्ब हो गई, लेकिन अब चूंकि मदर सिंगुलर है तो हमने कुक के आगे एस लगा दिया, तो सेंटेंस बन गया मदर कुक्स और फिर ऑब्जेक्ट फूड। इसी प्रकार हम क्रिकेट खेलते हैं, वी सब्जेक्ट, प्ले वर्ब है, वी प्लूरल है, इसलिए प्ले के आगे एस या एस नहीं लगाया गया, और फिर क्रिकेट, तो सेंटेंस बन गया वी प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर, फिर वर्ब टीच और टीच में ईएस लगकर टीचर्स और इंग्लिश। इसी तरीके से मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई के आगे वर्ब में एस एस नहीं लगता, इसलिए सेंटेंस बन गया आई लाइक आइसक्रीम। तुम खिड़की बंद करते हो, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्लोज और उसके बाद में ऑब्जेक्ट विंडो। यू के साथ भी वर्ब में एस एस नहीं लगाना था, इसलिए सेंटेंस बन गया यू क्लोज विंडो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है हम क्रिकेट खेलते हैं, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक हो गया हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे कि सेंटेंस में नॉट लगा दोगे। जैसे हमने यहाँ पर किया है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो अब हमें सेंटेंस में नॉट लगाना है। लेकिन इंग्लिश में आप सेंटेंस में नॉट डायरेक्ट नहीं लगा सकते, नॉट को हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया जाता है। अभी तक आपके सेंटेंस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन अब अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट लगाने के लिए पहले सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। हेल्पिंग वर्ब भी एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे आप सिंपल भाषा में यूँ याद रख सकते हैं कि यह आपकी हेल्प करने के लिए सेंटेंस में आई है। आपको नॉट लगाना था, नॉट लगाने के लिए आपको पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। हर एक टेंस में अपनी खुद की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक है डू और एक है डज। यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आप डू या फिर डज के आगे नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद में सेंटेंस का फार्मूला वही रहेगा जो पहले है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डस की ज़रूरत सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट लगाने के लिए थी, तो आपने दो हेल्पिंग वर्ब क्यों ली? क्या हमारा काम केवल एक हेल्पिंग वर्ब से चल सकता था? तो इसका जवाब यह है कि जैसे अभी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके तहत आपको दो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अब सब्जेक्ट के आगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। जब हमने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो मेन वर्ब आगे खिसक कर चली गई है, अब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब बैठी है। तो इसलिए हमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब ली। एक हेल्पिंग वर्ब है डस जो कि सिंगुलर है, क्योंकि देखो इसमें पीछे की ओर ईएस लग रहा है, ईएस लगे होने पर वर्ब सिंगुलर होती है ना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डस लगाकर फिर उसके आगे नोट लगाया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू लगाकर फिर उसके आगे नॉट लगाया जाएगा। और अगर आपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगा दी तो इसके बाद अब आपको मेन वर्ब में आगे अलग से एस या ईएस नहीं जोड़ना है, क्योंकि एस ईएस जोड़ने वाला काम हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जा चुका है। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आने के बाद मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ता। अब इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम जैसे कि सिर्फ रमेश या आकाश, तो आप इतनी देर वर्ब में एस ई एस लगा रहे थे, अब आप सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब डज लगा देंगे, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज लगेगा। प्लूरल वाले सब्जेक्ट वी, दे या किसी भी प्लूरल नेम के साथ डू लगेगा, और आई और यू जिनके साथ आप वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते थे, आज आप उनके साथ बिना एस ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब डू लगा देंगे। अब इस आधार पर हम इन सेंटेंस की इंग्लिश बना के देखते हैं।
मान लीजिए सेंटेंस है माँ खाना नहीं पकाती है या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है। इनकी इंग्लिश बनाने के लिए अब हम डू और डस का यूज़ करेंगे। तो माँ खाना नहीं पकाती है कि इंग्लिश हो गई, मदर सिंगुलर है इसलिए मदर डज नॉट कुक फूड। अब देखिए कुक के आगे SEIS नहीं लग रहा है, मदर डज नॉट कुक फूड। इसी तरीके से वी डू नॉट प्ले क्रिकेट या फिर टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश। आई है तो आई के साथ में डू नॉट, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम और यू डू नॉट क्लोज विंडो। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि सपोज आपको एक प्रश्न के तौर पे कहना होता क्या माँ खाना पकाती है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सिंपल रूल है। अगर किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आपको और हेल्पिंग वर्ब आपस में बदल देनी चाहिए। यानी कि अगर आपने सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू कर दिया तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो अब आप पहले लिखेंगे डू डज, फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर मान लीजिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है, जैसे कि क्या माँ खाना नहीं पकाती है, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ चुकी, तो अब नॉट अपनी जगह पर वहीं पड़ा रहेगा। तो सेंटेंस का फार्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस है क्या माँ खाना पकाती है या क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इनकी इंग्लिश हो जाएगी डज मदर कुक फूड या फिर डू वी प्ले क्रिकेट या फिर डज टीचर टीच इंग्लिश, डू आई लाइक आइसक्रीम और क्या तुम खिड़की बंद करते हो, डू यू क्लोज विंडो। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, जैसे कि क्या माँ खाना नहीं पकाती है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो नॉट अपनी जगह पर पहले की तरह पड़ा रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज हो गई। डज मदर नॉट कुक फूड, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, डस टीचर नॉट टीच इंग्लिश, डू आई नॉट लाइक आइसक्रीम और इसी प्रकार क्या तुम खिड़की बंद नहीं करते हो, डू यू नॉट क्लोज विंडो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी स्लाइड पे रुकना है तो आप पॉज करके एक बार उसे आराम से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद हम अपना अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए इसके नाम में आ रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी काम का जारी रहना, यानी कि इस टेंस के द्वारा हम उन वाक्य इंग्लिश बना सकते हैं जिन वाक्यों में कोई ऐसा काम है जो अभी वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में जारी है, यानी अभी भी हो रहा है। आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की निशानी ये होती है कि इन वाक्यों के एंड में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता है। जैसे कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मेरा मित्र क्रिकेट खेल रहा है, मेरा भाई अभी सो रहा है। तो वो सब वाक्य जिनमें अभी वर्तमान में किसी काम का जारी रहना बताया जाता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए इन सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इस सेंटेंस के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उस वक्त पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता था। वहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त पड़ी थी, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। यानी अब आपका फार्मूला हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लोग 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं जो कि होगी इज़, एम और आर। हमने पहले डिस्कस किया था कि कम से कम 2 हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए ताकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग सके। ठीक है, इसी बेस पर हमने यहाँ पर कम से कम 2 हेल्पिंग वर्ब तो ली सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। एक हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसका हिंदी में मतलब होता है और आर का हिंदी में मतलब होता है हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब
आर यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में और है, तीसरी हेल्पिंग वर्ब, जो कि है एम। एम का यूज़ सिर्फ तब किया जाता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होता है, क्योंकि जिस प्रकार हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं होता है, तो हम मैं के साथ में हूँ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो ये जो हूँ है, जो सेंटेंस के एंड में आया है, जिस प्रकार हिंदी में सिर्फ मैं के साथ में हूँ का यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी सिर्फ आई के साथ में एम का यूज़ किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ आप या तो इज़ लगाओगे या आर लगाओगे, सिर्फ आई के सब्जेक्ट होने पर एम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक बार फिर से टेबल बना दी, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ में हम इज़ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे या फिर किसी प्लूरल नेम जैसे कि रमेश एंड आकाश, इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर कर रहे हैं। यू को हम लोग प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए यू के साथ में भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगी। और जैसा कि हमने अभी बोला, आई के साथ में एम का यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गया इज़, एम और आर का यूज़। अब हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब की जगह पर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें यहाँ पर वर्ब को कंटिन्यू दिखाना है। जैसे कि खा रहा, सो रहा, खेल रहा। जब भी इंग्लिश में किसी वर्ब को कंटिन्यू शो करना होता है तो उस वर्ब के आगे आईएनजी लगा दिया जाता है। जैसे ही वर्ब में आईएनजी लगता है, वर्ब कंटिन्यू हो जाती है। ये कंटिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी निशानी है। जब भी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा, मेन वर्ब की जगह पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि आईएनजी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाया जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे कि माँ खाना पका रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं वगैरह। अब देखिए इनकी इंग्लिश कैसे बन सकती है। मदर इज़ कुकिंग फूड, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अध्यापक इंग्लिश पढ़ा रहा है, टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश। इसी प्रकार तुम खिड़की बंद कर रहे हो, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, क्लोजिंग विंडो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगा देते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाते वक्त पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर उसके बाद नोट लगाया। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हम सीधा हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगा देंगे। यानी कि अब हमारा फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, फिर नॉट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस है, माँ खाना नहीं पका रही है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी मदर, हेल्पिंग इज़ प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी यानी कि कुकिंग और फिर फूड। मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड, या फिर वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर अध्यापक इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, टीचर इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश। तुम खिड़की बंद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्लोजिंग विंडो। अब देखिए अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, क्या तुम खिड़की बंद कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह आपस में बदल देनी है। यानी कि सेंटेंस अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी पहले आएगा इज़ एम आर, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज एग्जाम्पल है, क्या माँ खाना पका रही है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज़, मदर, कुकिंग, फूड। क्या हम कर रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के साथ लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से ही पहले लिख देंगे। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या अध्यापक इंग्लिश पढ़ा रहा है, इज टीचर टीचिंग इंग्लिश। क्या तुम खिड़की बंद कर रहे हो, आर यू क्लोजिंग विंडो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों में किसी ऐसे काम के बारे में बताया गया है जो काम अभी प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले ख़त्म हो चुका है। इस टेंस के द्वारा हम किसी काम के ख़त्म हो जाने की सूचना देते हैं। वाक्य में वर्ब को थोड़ी देर पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि खाना खाने का काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। इसी प्रकार सपोज़ कोई मुझे पूछता है कि क्या तुमने ये किताब पढ़ ली है, और मैं उसका जवाब देता हूँ कि हाँ मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा क्योंकि किताब पढ़ने का काम ख़त्म हो चुका है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं इस प्रकार आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है। अब देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला वही होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे हैज़ और हैव का। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ मेन वर्ब के तौर पे अब यूज़ किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जिस प्रकार हमने कहा था कि जब भी किसी वर्ब को कंटिन्यू दिखाना होता है तो हम उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी वर्ब को ख़त्म करना दिखाया जाता है तो किसी भी वर्ब को ख़त्म किए जाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म उस वर्ब को ख़त्म कर देती है। जैसे कि गो का मतलब जाना, गो, वेंट, गॉन। गॉन का मतलब जा चुका। स्लीप यानी सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट यानी कि सो चुका। ईट यानी खाना, एट, ईटन यानी खा चुका। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब है कि वो वर्ब खत्म हो चुकी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में आती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएगा। अब देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम जैसे कि रमेश या फिर आकाश, तो उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया जाएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि वी या फिर दे या फिर कोई प्लूरल नेम जैसे कि रमेश एंड आकाश, तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से हम यू के साथ में हैव का यूज़ करेंगे और आई के साथ में भी, चूँकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है तो यहाँ पर भी हैव का यूज़ किया जाएगा। तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। लेकिन अगर ही, शी या इट है तो ही हैज़, शी हैज़ और इट हैज़। ठीक है, अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सेंटेंस है माँ खाना पका चुकी है, तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मदर हैज़ कुकड फूड। यहाँ पर कुकड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। हैव हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अध्यापक इंग्लिश पढ़ा चुका है, टीचर हैज़, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीचर हैज़ टॉट इंग्लिश। तुम खिड़की बंद कर चुके हो, यू हैव क्लोज्ड विंडो। इसी प्रकार देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दिया जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, हम हैज़ हैव के आगे डायरेक्ट नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे माँ खाना नहीं पका चुकी है, मदर हैज़ नॉट कुकड फूड। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अध्यापक इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका है, टीचर हैज़ नॉट टॉट इंग्लिश। तुम खिड़की बंद नहीं कर चुके हो, यू हैव नॉट क्लोज्ड विंडो। अब नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जैसे कि क्या तुम खिड़की बंद कर चुके हो, क्या माँ खाना पका चुकी है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह आपस में बदल देंगे। यानी आपका सेंटेंस में पहले हैज़ हैव आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या माँ खाना पका चुकी है, हैज़ मदर कुकड फूड। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड क्रिकेट। क्या अध्यापक इंग्लिश पढ़ा चुका है, हैज़ टीचर टॉट इंग्लिश। क्या तुम खिड़की बंद कर चुके हो, हैव यू क्लोज्ड विंडो। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए,
एक्चुअली देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह होता है। इन दोनों में सिर्फ छोटा सा अंतर है, और वो अंतर ये है कि जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि कोई ऐसा काम है जो अभी वर्तमान में जारी है। काम शुरू कब किया गया था, कितनी देर से जारी है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन अगर आप सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, आप ये तो बताते हैं कि काम जारी है और ये भी बताते हैं कि काम शुरू कितनी देर पहले किया गया था, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सेंटेंस बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ 2 घंटे से जुड़ जाने की वजह से अब ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चे खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चे शाम से खेल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं टीवी देख रहा हूँ, प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस। मैं 3 बजे से टीवी देख रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सुबह से बारिश हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम टाइम ऐड कर दे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि अभी हमने बोला कि हमें सेंटेंस में टाइम भी ऐड करना है, तो इस टाइम को सेंटेंस में पीछे की ओर ऑब्जेक्ट के आगे ऐड कर दिया जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ होगा। मेन वर्ब की जगह पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी वर्ब को कंटिन्यू दिखाना है तो मेन वर्ब की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब को कंटिन्यू ही दिखाना है, इसलिए मेन वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में टाइम। अब देखिए, यहाँ पर हमने पीछे की ओर ऑब्जेक्ट के आगे जो टाइम ऐड किया है, वो टाइम सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम को ऐड करने के लिए या तो सिंस का यूज़ किया जाएगा या फिर फॉर का यूज़ किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ सेंटेंस में कैसे किया जा सकता है। सिंस और फॉर का यूज़ डिपेंड करेगा कि आपने सेंटेंस में टाइम की जगह पर क्या ऐड किया है। अगर सेंटेंस में जो टाइम दिया गया है वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है शुरुआती बिंदु। किसी भी काम को शुरू कब किया गया था, उसका शुरुआती बिंदु क्या है, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो आप उस टाइम के साथ में सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर आपको जो समय दिया गया है वो शुरुआती बिंदु को नहीं बताता बल्कि पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बताता है, तो आप उसके साथ में फॉर यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको इनमें से कोई समय दिया गया है, जैसे मैं कहूँ कि सुबह से, मॉर्निंग, तो अगर किसी सेंटेंस में बोला गया है कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, तो सुबह शुरुआती बिंदु है। इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि इस किताब पढ़ते हुए में कितनी अवधि हो गई है, हमें पीरियड पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि काम को शुरू सुबह किया गया था। तो यहाँ पर मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी प्रकार मैं ट्यूसडे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्यूसडे शुरुआती बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम है। सपोज हम ये कहते हैं कि मैं जून से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जून पॉइंट ऑफ टाइम है। हमें अवधि पता नहीं चली कि तैयारी करते वक्त कितना समय, कितना पीरियड हो गया, लेकिन हमें शुरुआत कब करी गई थी ये पता चल गया, तो यहाँ पर जून पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरीके से 15 अप्रैल से, या फिर मैं 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो 3 o'clock भी पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। मैं 2015 से यहाँ रह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बचपन से तैयारी कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कल से यह काम कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जाम्पल है, तो इनके साथ हम लोग हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको
मान लीजिए टाइम के तौर पर दिया गया है कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, तो यहाँ पर 2 घंटे अवधि बता रहा है, पीरियड। हमने शुरू कितने बजे देखना शुरू किया था ये नहीं बताया गया है, यहाँ पर हमें अवधि पीरियड बता दिया कि अवधि कितनी हुई है, 2 घंटे की। इसी तरीके से मैं 3 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ, तो 3 डेज पीरियड ऑफ टाइम। मैं 5 महीने से यह काम कर रहा हूँ, या मैं 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ, या फिर पिछले 10 मिनट से, या फिर 4 हफ्ते से, ये जो पीरियड दिए गए हैं इनके साथ आप हमेशा फोर लगाओगे। तो अगर आपको दिया गया टाइम शुरुआती पॉइंट बताता है तो उसके साथ सिंस लगेगा, और अगर वो पीरियड बताता है तो उसके साथ में फोर का यूज़ होगा। अब हम इसकी टेबल देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नेम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ होगा, और वी, दे और किसी भी प्लूरल नेम, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हैव बीन यूज़ होगा। इसी प्रकार हम यू के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यू और आई इन दोनों के साथ में हैव बीन का यूज़ होगा। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी, दे हैव बीन, और ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें सेंटेंस दिया गया है, माँ 2 घंटे से खाना पका रही है। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है रही है, और यहाँ पर समय भी दिया गया है कि 2 घंटे से, तो समय आ जाने की वजह से ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसकी इंग्लिश कैसे बन जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट फूड। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में टाइम क्या दिया गया है। टाइम दिया गया है 2 घंटे से, 2 घंटे पीरियड है, 2 घंटे की अवधि हुई है, और पीरियड के साथ में 4 लगता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। इसी तरीके से हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर सेंटेंस होता हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन वो कह रहा है कि सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सुबह से आ जाने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी सब्जेक्ट वी प्लूरल है इसलिए हैव बीन, फिर प्लेइंग, फिर क्रिकेट। अब मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। शुरू कब किया गया था? सुबह। अवधि कितनी हुई है? पता नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम पता है मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से अध्यापक 3 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा है, यहाँ पर अवधि 3 दिन की है यानी पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बना देंगे टीचर, फिर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 days। इसी तरीके से वह 2 बजे से किताब पढ़ रही है। 2 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, शुरुआती समय। शुरू कब किया गया था? 2 बजे। घड़ी का टाइम हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो सेंटेंस बन जाएगा शी हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। मेरा परिवार 10 साल से यहाँ रह रहा है। मेरा परिवार माय फैमिली, इसके साथ में देखो सिंगुलर, क्योंकि माय फैमिली एक फैमिली है ना, फैमिलीज तो कह नहीं रहे हम लोग, तो माय फैमिली सिंगुलर हो गया, तो माय फैमिली हैज़ बीन, मेन वर्ब में आईएनजी लिविंग हियर। कब से? 10 साल। 10 साल की अवधि हुई, 10 साल पीरियड बता रहा है, तो इसके साथ में लग जाएगा 4 10 years। अब हम नेक्स्ट लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड्स आ रहे हों, जैसा कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है हैज़ बीन, हैव बीन, तो नॉट को दोनों के बीच में लगा दिया जाता है, यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यही सेंटेंस अब हम नेगेटिव में बना के देखते हैं। माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, तो अब हम बोलेंगे मदर हैज़ नॉट बीन, और बाकी सेंटेंस वही रहेगा कुकिंग फूड फॉर 2 hours। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अध्यापक 3 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 days। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। माई फैमिली हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, नॉट इनके बीच में लगा दिया जाता है। इसी तरीके से अगर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल दी जाती है, ऐसा हम शुरुआत से पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन और हैव बीन है,
लेकिन हम हैज़ बीन हैव बीन में से सिर्फ हैज़ और हैव को ही आगे लाते हैं, बीन अपनी जगह पड़ा रहता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड होते हैं तो नॉट बीच में लिखा जाता है और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हैज़ हैव को आगे लाया जाता है, बीन अपनी जगह पड़ा रहेगा। तो अब सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। जैसे सपोज सेंटेंस है क्या माँ 2 घंटे से खाना पका रही है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज़ मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से हैव आगे वी बाद में और फिर बीन, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैज़ टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 days, हैज़ शी बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, या फिर क्या मेरा परिवार 10 साल से यहाँ रह रहा है, हैज़ माई फैमिली बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। अब इसी के साथ में हमारे सारे टेंस ख़त्म हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि हम सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को ज़रूरत पड़ने पर 1 या 2 बार और देखिएगा, जिससे आपको वापस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम एक बार जिस्ट के तौर पे वापस सारी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। अगर सपोज सेंटेंस है मैं पतंग उड़ाता हूँ या मैं पतंग उड़ा रहा हूँ या मैं पतंग उड़ा चुका हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं आधे घंटे से पतंग उड़ा रहा हूँ, तो इनको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? मैं पतंग उड़ाता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम फ्लाइंग काइट, मैं पतंग उड़ा चुका हूँ आई हैव फ्लोन काइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और टाइम ऐड कर देने से मैं आधे घंटे से पतंग उड़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि आई हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर हाफ एन आवर। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पर लास्ट वाली स्लाइड में हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। किसान पेड़ काटता है, मैं नया कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, भारत मैच जीत चुका है और मैं 3 महीने से नई भाषा सीख रहा हूँ। आप इन सेंटेंसेस का आंसर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि अगर इनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा तो इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस को लेकर मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं इनके लिए भी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अगर आप मुझसे कुछ और भी जानना चाहते हैं या आपको कोई डाउट या कोई इंक्वायरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।